Good evening, dear students. So, let us continue our discussion on structural functionalism. तो अब तक आप लोगों ने देखा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हम लोग स्ट्रक्चर्स की क्या क्या फंक्शंस होती है पॉलिटिकल सिस्टम में उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बताया था कि फंक्शंस दो किस्म के होते हैं, इनपुट फंक्शंस एंड आउटपुट फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट फंक्शंस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो पहला फंक्शन था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन था, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन था इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तो हम उसी पर बात कर रहे थे। तो जहाँ तक इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की बात है, वहाँ पे हम लोग कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सब इंटरेस्ट ग्रुप्स में मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स का जिक्र कर चुकी हूँ। मैंने कुछ नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो आज हम लोग दूसरे किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो देखिए, आइए देखते हैं कि ये एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है। तो देखिए, कहा जा रहा है, आपके जो नोट है उस नोट के पेज नंबर 10 के एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है। देखिए, in almost all political systems, riots or militant demonstrations frequently erupt, and these are led by men who want to snatch away few privileges from the political system. तो इसका क्या मतलब हुआ? लगभग सभी पॉलिटिकल सिस्टम्स में ऐसा कुछ ग्रुप्स होता है, कुछ लोग होते हैं जो मिलिटेंट टैक्टिक्स यानी संत्रासी कार्यकलाप पर उतर आते हैं ताकि सरकार पर दबाव डालकर वो कुछ प्रिविलेजेस यानी सुविधाएं हासिल कर सके। These groups are called economic interest groups. These groups have no permanent structure or organizations on certain important political or social or economic issues. They spontaneously form agitation or lead demonstrations. तो ऐसे एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स का कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई परमानेंट ऑफिस नहीं होता है। ये सब एक एक डिमांड के आधार पर लोगों को ऑर्गेनाइज करके कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए डेमोन्स्ट्रेट करता है, आंदोलन करता है सरकार के खिलाफ। कभी कभी हिंसात्मक उपाय भी, तरीका भी आजमाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका सुविधा या उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, उनको अपना स्वार्थ हासिल हो जाता है, वो इंटरेस्ट ग्रुप और नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप के एग्जाम्पल आप लोगों को पता है। जब हमारे देश में हमारे देश में एनडीए यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने के लिए काम करना शुरू किया था, तब बहुत सारे लोग, मोस्टली फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, ये सब लोग आंदोलन पर उतर आए थे सरकार को ये एक्ट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने से रोकने के लिए। तो जगह जगह पर पहले ये सब लोग धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण कुछ मीटिंग्स आयोजन कर रहे थे, सरकार को बार बार दबाव डाल रहे थे, सरकार को प्रेशराइज कर रहे थे ताकि सरकार इस CAA एक्ट को हटा ले। लेकिन जब सरकार ने इन लोगों की डिमांड को नहीं सुना, इनकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं किया, तब ये लोग कुछ हिंसात्मक तरीका भी अपनाया,
पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कई जगह इनका हाथापाई शुरू हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली में एक रायट लाइक सिचुएशन, एक दंगा जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था और कर्फ्यू जारी हुआ था। लोग बहुत दिनों तक अपने घर से वापस नहीं निकल पा रहे थे, है ना। तो ये सब है एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप का एग्जाम्पल। ये कुछ अपना इंटरेस्ट हासिल करने के लिए कुछ लोग जब ग्रुप बनाकर सरकार के खिलाफ एजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ हासिल हो जाने के बाद ये ग्रुप तोड़ देते हैं, तब ऐसे ग्रुप को कहा जाता है एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप। Emphasizing their role, Almond says that the anomic groups, besides articulating interests, also perform adjudication functions. तो adjudication functions का मतलब विचार विभागीय संबंधित कारनामे। तो जब आप कोई केस पर विचार करना शुरू करते हैं, उस पर सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, दो पक्षों के बीच बहस को सुनते हैं और उसके बाद कोई राय देते हैं, तब इसको कहा जाता है एडजुडिकेशन फंक्शन, यानी कि अदालत जो काम करता है उसको कहा जाता है एडजुडिकेशन फंक्शन। तो कभी कभी ये एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे एडजुडिकेशन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, यानी अदालत जैसा काम भी कर लेता है। रूल एप्लीकेशन फंक्शन, यानी कि कोई रूल या कोई नियम को लागू करना, ये काम भी एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप करता है। such as to free the prisoners and communication function, which means communicating the news to various anomic interest groups. तो कभी कभी ऐसे एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं, जेल्स पर आक्रमण करके वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स है, कैदिया है, उन सबको आज़ाद करवा लेते हैं। जैसे कि आप सब देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में या फिर पाकिस्तान में कभी कभी ऐसा न्यूज़ आता है कि कुछ संत्रासवादी संगठनों ने अपने कुछ कैडेट्स को भेजा, जिन लोगों ने संत्रासी इस संगठन की सदस्यों ने एक पुलिस स्टेशन या एक जेल को अटैक किया और वहाँ पर पुलिस जो थे, पुलिस लोगों पर फायरिंग करके उन्हें डराकर वहाँ से भगाकर बहुत सारे बंदियों को, कैदियों को आज़ाद करवा लिया। तो ये सब भी एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम होता है। और कभी कभी एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप्स कुछ कम्युनिकेशन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो कम्युनिकेशन फंक्शन मतलब ये जो कारनामे कर रहे हैं, ये सब कारनामे दूसरे एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप्स तक पहुंचा देना, ये काम भी कर लेता है। फाइनली वी शैल डील विथ एसोसिएशनल ग्रुप्स। Such groups are formed by trade unions, businessmen, industrialists or professional groups and persons. तो आप लोगों ने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में देखा, एनामिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में देखा, नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में देखा और अंत में आप लोग देख रहे हैं एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, यानी प्रोफेशनल लोगों द्वारा बनाए गए संगठन, जिनका काम है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल उनका इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए सरकार पर प्रेशर क्रिएट करना। जैसे स्टूडेंट यूनियन एक प्रोफेशनल या एक एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है। तो इस इंटरेस्ट ग्रुप का काम क्या है, मेनली स्टूडेंट कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट्स है उसको हासिल करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, प्रेशर क्रिएट करना। ओके, दिस फॉर्म ऑफ टेक्निक टू आर्टिकुलेट इंटरेस्ट इज़ नॉट ओनली कॉमन बट ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। तो कहा जाता है कि एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो तकनीक अपनाते हैं अपना इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, वही सबसे इफ़ेक्टिव यानी कि सबसे कामयाब तरीका साबित हुआ है।
In democratic countries, the right to form association and through it to process is an important right, and workers and professional groups taking this opportunity agitate for realization of demands. तो इसका क्या मतलब हुआ? लगभग सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र में संविधान जो होते हैं वो संविधान लोगों की एसोसिएशन बनाने का अधिकार स्वीकार करता है। जैसे आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, तो आप सबको याद होगा कि संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है, चैप्टर 4, वहाँ पर जो आर्टिकल 19 है यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहाँ पर एक सब क्लॉज है जहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार लोगों को दिया जाता है। तो लोग एसोसिएशन क्यों फॉर्म करेंगे? ताकि उनके जो इंटरेस्ट है वो हासिल किया जा सके सरकार पर प्रेशर क्रिएट करके। तो वर्कर्स के लिए और दूसरे प्रोफेशनल क्लास के लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट राइट है, अधिकार है, ताकि वो अपना अपना एसोसिएशन फॉर्म करके एजिटेट करे। एजिटेट करने का मतलब आंदोलन करे, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, फॉर रियलाइजेशन ऑफ डिमांड्स, ताकि उनके जो डिमांड्स है वो पूरी किए जा सके। In the opinion of Almond, the performance of interest articulation function may be manifest or latent, specific or diffuse, general or particular, instrumental or effective in style. तो ये जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का तरीका वो बहुत किस्म के हो सकते हैं। लैटेंट यानी कि जो बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रुप काम कर रहा है ताकि सरकार तक आम इंसानों की इंटरेस्ट क्या है वो पैगाम पहुँचे और सरकार अल्टीमेटली उस इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए काम करे। तो ये होता है लैटेंट इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है मगर अंदर ही अंदर वो चल रहा है। या फिर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मैनिफेस्ट भी हो सकता है, यानी जो बाहर से सबको नज़र आ रहा है। स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट का आर्टिकुलेशन हो सकता है, या फिर डिफ्यूज़ बहुत सारे इंटरेस्ट्स का आर्टिकुलेशन एक साथ किया जा सकता है। तो मान लीजिए एक ट्रेड यूनियन है, वो बहुत सारे डिमांड्स को एक साथ सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पहला तो ये कि पैंडेमिक सिचुएशन में कोई भी इंडस्ट्री अपने वर्कर्स को कंपनी से, इंडस्ट्री से वर्कर को नौकरी से नहीं निकालेगा। दूसरा डिमांड, वर्कर्स की जितने भी ड्यूज़ है, उनके सैलरीज़ है, वो सब चुका देना पड़ेगा। तीसरा ये है कि वर्कर जो एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में काम कर रहा है वो काफ़ी अनहाइजीनिक है, तो कोरोना इन्फेक्शन का मुकाबला करने के लिए उनको साफ़ सुथरा और हाइजीनिक एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट्स को जब ट्रेड यूनियंस एक साथ आर्टिकुलेट करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो हो जाता है डिफ्यूज़ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। और स्पेसिफिक इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जब एक पर्टिकुलर डिमांड पूरा करने के लिए ही सरकार पर प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं। फिर देखिए इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जेनरल हो सकता है। तो जेनरल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मतलब जो बहुत सारे लोगों के हित के लिए है, इन जनरल पब्लिक के लिए ही ये डिमांड पूरा करना ज़रूरी है। और पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे अभी इस रेनी सीज़न में जब डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ने जा रहा है, तब सरकार को हर किसी मोहल्ला की जो कचरा है उसको साफ़ कर देना पड़ेगा, गंदा पानी साफ़ कर देना पड़ेगा, कहीं पर भी अनहाइजीनिक कोई सामान नहीं रखना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट है जो कोई ग्रुप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता है।
और साथ में इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, यानी कि ये सिर्फ एक हथियार है जिसके द्वारा सरकार पर कोई ग्रुप अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इफेक्टिव हो सकता है, यानी कि सच में लोगों का एक पर्टिकुलर डिमांड को पूरा करने के लिए ही सरकार को प्रभावित किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, समटाइम्स द ग्रुप्स और एजिटेटर्स place specific demands before the authority, such as revision of pay scale or lessening of working hour etc. तो कभी कभी कुछ कुछ ग्रुप्स या फिर कुछ कुछ आंदोलनकारी, एजिटेटर्स मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप्स या एजिटेटर्स कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स, कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स सरकार के सामने पेश करते हैं। जैसे कि टीचर लोगों का जो संगठन है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास एक डिमांड रख रहा है, एक स्पेसिफिक डिमांड, एक पर्टिकुलर डिमांड कि टीचर लोगों की जो पे स्केल है, उनको जो तनख्वाह मिलती है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए और उनका वर्किंग आवर्स पहले से कम कर दिया जाए। तो ये एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है जो एजिटेटर्स यानी कि उस टीचर का और एसोसिएशन, टीचर लोगों के लिए काम करने वाला एसोसिएशन सरकार के सामने प्लेस कर रहा है। तो इसको कहा जाता है मैनिफेस्ट इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ओके, कि टीचर्स लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए सरकार के पास अपना एक स्पेसिफिक डिमांड कि हमारे पे स्केल को बढ़ाओ, ये डिमांड सरकार के सामने रख रहा है। तो ये मैनिफेस्ट इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, क्योंकि ये टीचर्स एसोसिएशन जितने भी आंदोलन कर रहे हैं सरकार को प्रभावित करने के लिए, वो सब हर किसी को नज़र आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया मैनिफेस्ट इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। If the groups demand in indirect or ambiguous ways, तो इनडायरेक्ट का मतलब आप जानते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सरकार तक ये डिमांड पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। और एम्बिग्यूअस मतलब जो स्पष्ट नहीं है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से जिसका कोई लिखित रूप में बयान नहीं हो रहा है। तो जब ऐसे डिमांड सरकार के सामने रखा जा रहा है, स्पष्ट रूप से लिख कर नहीं या फिर हर किसी को बताकर नहीं, कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं और इनडायरेक्टली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है एक सॉल्यूशन के लिए, तो ऐसे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन को कहा जाता है लैटेंट इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जो बाहर से हर किसी को नज़र नहीं आएगा। The failure of the political system forces the people to demand that the present political system should be changed. तो जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, जब से कैपिटलिज्म ही इस दुनिया का एक लौता इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गया है, तब से हर किसी इंसान चाहता है कि अपना देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम हो उसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के हिसाब से काम करता है ना, जहाँ पे रईस और अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग हमेशा गरीब लोगों को एक्सप्लॉयट करने के लिए ही राष्ट्र और पॉलिटिकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग चेंज चाहते हैं। कैपिटलिज्म इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय सोशलिज्म। बहुत सारे देशों में ऐसे मांगे भी आ रही है कि कैपिटलिज्म को हटाकर सोशलिज्म को एस्टैब्लिश कर दिया जाए। द डिमांड्स में बी ऑफ जनरल टाइप सच एज poor people should be given more financial relief and rich people ought to be taxed more। तो हमारे देश में ही आप देखिए, इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में एक डिमांड आया है, बहुत सारे जो लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सब डिमांड कर रहे हैं कि
रिच पीपल जो है, बहुत अमीर लोग जैसे टाटा अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, इन पर एक वेल्थ टैक्स आरोप किया जाए, यानी जिनका इनकम 20 करोड़ से भी ज़्यादा, 20,000 करोड़ से ज़्यादा है वार्षिक एनुअल इनकम, साल में जिनका इनकम 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, उन पर एक वेल्थ टैक्स लागू किया जाए। और जो गरीब लोग हैं उनका टैक्स थोड़ा थोड़ा करके उनसे टैक्स से रिलीव कर दिया जाए, ताकि मिडिल इनकम ग्रुप जो लोग हैं, आप और हमारे जैसे इंसान जो है जिनका इनकम कम है, उनका टैक्स कम कर दिया जाए। तो ये है कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स जो सरकार तक पहुंचाने की एक कोशिश किया जा रहा है, और इन सब डिमांड्स के ज़रिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक चेंज यानी कि एक बदलाव लाने की कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं हमारा तीसरा जो इनपुट फंक्शन है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, उस पर। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के बारे में आपको थोड़ा जानकारी हासिल हुआ। अब आइए इंटरेस्ट एग्रीगेशन, जो इस नोट के मुताबिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का तीसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या था? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक बच्चा अपने फैमिली में दादा दादी माँ बाबूजी से सुन सुनकर एक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अपना कॉन्सेप्ट्स, अपनी सोच और विचार तैयार करता है। फिर हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, यानी कि जब इंसान डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए अपने आप को तैयार करता है। फिर दूसरा फंक्शन अभी अभी हम लोगों ने देखा, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जो कि कई सारे ग्रुप्स के ज़रिए हो रहे हैं। और थर्ड फंक्शन अभी हम देखेंगे, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। तो आइए देखते हैं ये फंक्शन क्या है। Interest aggregation is the third function of the political system. In our analysis of the second function, we have noted that various organizations, groups and agencies as well as political parties raise demands and grievances in an articulated form. तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन, बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे एजेंसीज जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़, वो जब सरकार के पास आम जनता के डिमांड, उनके ज़रूरतों और चाहतों को प्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रीवांसेस का मतलब क्या है? शिकायतें। डिमांड्स मतलब चाहते एंड ग्रीवांसेस का मतलब है शिकायतें। ये सब सरकार के सामने पेश किए जा रहे हैं इन एन आर्टिकुलेटेड फॉर्म, अर्थात ऑफिशियली ये सब सरकार के सामने पेश हो रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट मेयर प्लेसिंग ऑफ डिमांड्स और प्रॉब्लम्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देयर ट्रांसलेशन इनटू फ्रूटफुल पॉलिसीज़। तो प्रॉब्लम्स क्या है? ग्रुप्स ने तो आम जनता का प्रतिनिधि बनकर सरकार के पास उनके मांगे, उनके शिकायतें सब कुछ पहुंचा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ पहुंचाने ही से तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। सरकार को इन डिमांड्स पर काम करना पड़ेगा, इन शिकायतों को समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और फिर कुछ पॉलिसीज़ यानी लॉज बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए फॉर दैट रीज़न द इशू ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन अराइजेस। तो इन सब डिमांड्स और इन सब शिकायतों पर पॉलिसी बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए ही इंटरेस्ट एग्रीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। Various demands and claims are to be aggregated into a consolidated form, and after that the political system takes action. तो जितने भी डिमांड्स है, जितने भी क्लेम्स है, वो सबको इकट्ठा करके
कंसोलिडेटेड फॉर्म मतलब सबको एक अच्छा फॉर्म में अच्छे से लिख कर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। Aggregation may be accomplished by means of formulation of general policies in which interests are combined, accommodated, or otherwise taken account of, or by means of recruitment of political personnel more or less committed to a particular pattern of policy। तो जितने भी डिमांड्स जितने भी शिकायत सरकार के पास पहुंचा है उन सब पर पॉलिसी बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अगर ज़रूरत पड़े तो नए नए पॉलिटिकल पर्सनल्स रिक्रूट करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पर्सनल्स मतलब जो लोग इन सब डिमांड्स पर पॉलिसी बनाने का काम अच्छी तरह से कर सकता है, ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा यानी अपॉइंट किया जाएगा। और एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पॉलिसी यानी कि एक पर्टिकुलर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर लोगों का एक पर्टिकुलर ग्रीवांस को एड्रेस करने के लिए पॉलिसी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। द पॉलिटिकल सिस्टम कैन नॉट टेक सेपरेट स्टेप्स और अडॉप्ट मेजर्स फॉर ईच सेट ऑफ डिमांड्स एंड क्लेम्स। तो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो एक डिमांड के लिए एक तरह का कदम उठाए, एक तरह का मेजर्स अपनाए, फिर दूसरे डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरे किस्म के मेजर्स को अपनाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सभी डिमांड्स और सभी क्लेम्स को एड्रेस करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पर्सनल्स रिक्रूट करना पड़ेगा जो एक साथ बैठकर सभी डिमांड्स और ग्रीवांसेस पर नज़र रख के उन सब पर पॉलिसी बनाने की कोशिश करेगी। नेचुरली अ जनरल पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड विच कवर्स ऑल डिमांड्स एंड क्लेम्स। तो जनरली क्या किया जाता है? पर्टिकुलर डिमांड के लिए पर्टिकुलर पॉलिसी ना बनाकर सभी डिमांड्स को एक साथ रख के एक जनरल पॉलिसी बनाया जाता है ताकि लोगों की लगभग सभी ज़रूरतें, सभी डिमांड्स को उस पॉलिसी के ज़रिए पूरा किए जा सके। एलमंड स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड इंटरेस्ट एग्रीगेशन डज नॉट ऑलवेज वर्क इन ऑल सिस्टम्स। तो एलमंड ने ये जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और इंटरेस्ट एग्रीगेशन की बात किया, ये सभी सिस्टम में हर वक्त काम करेगा ऐसी बात नहीं है। इन डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स दीज टू आर क्लियरली डिमार्केटेड। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम्स काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी उन्नत है, काफ़ी एडवांस्ड है, जैसे कि यूएसए, यूरोप, इन सब देशों की पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम सेपरेटेड होता है। मतलब आप अंतर कर सकते हैं कि ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम हो रहा है और वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम हो रहा है। लेकिन जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है यानी एशिया और अफ्रीका की देश, यहाँ पे आप इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और एग्रीगेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं देख पाएंगे। यहाँ इन दोनों के बीच जो डिमार्केशन यानी अंतर है वो स्पष्ट नहीं है।